नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ कि चित्रकला ने भाषा को किस प्रकार अपने आप में बांध रखा है, किस प्रकार चित्रकला भाषा से बहुत आगे की चीज़ है। भाषा की सीमाओं को तोड़ती हुई चित्रकला ने किस प्रकार अपने समय को संरक्षित किया है, अपने समय की संस्कृतियों को दस्तावेजित किया है और किस प्रकार चित्रकला एक सशक्त माध्यम बन जाती है, शब्दों से बहुत आगे निकल जाती है। नमस्कार, आज हम ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं जो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो हम आज बात करें कि भारतीय कला और भाषा के बारे में। आज हम बहुत द्वंद्व की स्थिति में हैं कि भाषा के बारे में क्या कहा जाए। यही जानते हैं हम भाषा के बारे में कि आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले स्वर या ध्वनि, जिससे हम अपनी विचारों का आदान प्रदान, अपनी आशय को एक दूसरे को समझा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम अपने शिक्षा काल से ही बार बार यह सुनते चले आ रहे हैं कि कला मनुष्य की इस पृथ्वी पे उत्पत्ति काल से ही एक भाषा के रूप में चली आ रही है, और वह ऐसी भाषा जो बिना स्वर, बिना ध्वनि का प्रयोग किए अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए काफ़ी है। कला वह एक सशक्त माध्यम था, या ये कह लें कि है भी, जहाँ भाषा की अंत हो जाती है, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से कला की शुरुआत होती है। जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को समझा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तब हम कई प्रकार के संकेतों का सहारा लेते हैं। गर्दन को हिलाना, हाथों को हिलाना, हाथों के माध्यम से तरह तरह के इशारे करके व्यक्ति को संतुष्ट करना, आँखों को मटकाना, हंसना, होठों को दबाना, फैलाना, इस तरह के कई संकेत हम अपने ध्वनि भाषा के साथ प्रयोग करते हैं। उसी में एक सशक्त माध्यम हम कह लें कि जब इन सब चीज़ों को करके हम भी अपनी बातों को एक दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, तब हम चित्र का सहारा लेते हैं, जिसका कि आप देखेंगे कि आज के डिजिटल दुनिया में भी बड़ा ज़बरदस्त प्रयोग किया जा रहा है। आज बच्चों को भी पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम शुरुआत में देखेंगे कि चित्रों वाले पुस्तक, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश पढ़ाया जाता था, और बच्चे उस चीज़ को देख करके उस शब्द का जानकारी या उसको ज्ञान प्राप्त करते थे उसका। लेकिन बिना चित्र के उसको समझा पाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से वह चित्र को देख के समझ जाता है। बस उसी का एक जो है विकसित रूप कह लें आज के डेट में स्मार्ट क्लास, जो क्लास बच्चों के स्कूल में चल रहे हैं, टीचर स्मार्ट क्लास में पढ़ाता है और जिस चीज़ के बारे में बताता है उसके चित्र उसके सामने टीवी स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब उससे क्या होता है कि बच्चे को समझने में या उसको ऑब्जर्व करने में, उसको अपने अंदर संग्रहित करने में बड़ा आसानी हो जाती है। वह बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि हम अपनी बात को शब्दों के द्वारा हम किसी को नहीं समझा पाते हैं, नहीं संतुष्ट कर पाते हैं, तब हम चित्र का सहारा लेते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ भाषा का अंत हो जाता है वहाँ से चित्र की शुरुआत होती है।
लेकिन यह एक मूक भाषा के रूप में कही जाती है कि बिना बोले अपनी सारी बातों को कुछ ही क्षण में समझा देती है, कह देती है। और एक चित्र को देख करके कि हम यह समझ जाते हैं कि यह चित्र क्या कहना चाह रहा है। गुफा चित्रों को जब हम देखते हैं तो उसमें शिकार के तमाम दृश्य, बहुत सारे चित्र ऐसे मिलते हैं जिसको कि देखने से यह लगता है कि आदि मानवों ने यह चित्र क्यों बनाया होगा। इसलिए नहीं बनाया कि गुफाओं को सजाना था या उसको सुंदर बनाने के लिए। ऐसा लगता है कि वह एक प्लान करता था कि किसी भी चित्र को, किसी भी शिकार को कैसे शिकार करना है, उसकी प्लानिंग तैयार करता था कि इधर से आप शिकार ऐसे आएगा और इधर जाएगा, हम ऐसे घेरेंगे, ऐसे मारेंगे। इस वजह से उस तरह के चित्रों को बना करके उस पर एक दूसरे को समझाया जाता था। जैसे कि आज हम हमारे फौजी भाई या हमारे इंजीनियर्स नक्शे बनाते हैं और उसमें ये तय करते हैं कि इधर से जाना है, इधर से निकलना है, इधर ये करना है, इधर वो करना है। किस तरह से वो अपनी पूरी प्लान को तैयार करते हैं, उसी तरह से हमको लगता है कि आदि मानवों ने इस चीज़ को प्रयोग में लाया और किया। तो बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।